चाहता हूं कि हम लोग थोड़े विलंबित हो गए आने में। अब मंच पे सभी माननीय अतिथिगण, श्रोताओं, स्कूल के विद्यार्थी, अंजनापुर के सभी निवासियों को मेरा तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे पिछले साल भी इस मौके पे यहाँ पे आने का अवसर मिला था और इस साल भी मुझे ये अवसर मिला। हमारे मित्र करार साहब को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। 3 महीना पहले ही मैंने प्लानिंग किया था कि मैं ज़रूर आऊँगा अंजनापुर, क्योंकि जब मैं पिछली बार आया था तो सब कुछ नया था मेरे लिए। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि इस गांव में, इस मिट्टी में कुछ तो अलग है, कुछ तो अद्भुत है, कुछ तो नवीन्य है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। पिछले 34 साल से मैं स्नेहालय संस्था से जुड़ा हूँ और पिछले 34 वर्षों में हमने कई काम किए, लेकिन पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने ये तय किया है कि 2 मुद्दे हमारे बहुत विशेष मुद्दे हैं जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं। वैसे हमारे 24 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये जो 2 मुद्दे हैं, एक पर्यावरण का मुद्दा है और एक मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा है, जिसको आप अंग्रेजी में मेंटल हेल्थ कहते हैं और अंग्रेजी में सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट ये कहा जाता है। तो ये दोनों विषयों पे हमने भी काम करना शुरू किया और हमें अंजनापुर जैसे गांव से सीखने को मिलता है। मुझे पता चला कि आज इस साल आप लोगों ने कुछ 1600 पेड़ लगाए, 1675 पेड़ लगाए और अब करीब 15,000 पेड़ जो हैं सो जीवित हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ पेड़ लगाना ही काम नहीं है, वो तो शुरुआत है काम की। सब उससे ज़्यादा बड़ा काम है कि उस पेड़ को हम कैसे बड़ा करें, उस पेड़ को हम कैसे जिंदा रखें, उस पेड़ को हम कैसे सचमुच में एक पेड़ का रूप दें, क्योंकि वो तो जब आप लगाते हैं तो वो पौधा होता है। तो वो अंजनापुर की खूबी है। अंजनापुर की खूबी है कि जो चीज़ आप शुरू करते हैं उसको उसकी मंजिल तक आप पहुंचाते हैं। ये आपकी खूबी है। अंजनापुर की खूबी है कि आप जो अच्छी चीज़ करते हैं उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो धुलिया के बच्चे आए हुए थे और उस साल धुलिया में भी ये काम शुरू हुआ था, ये मुझे याद है लास्ट टाइम। तो मुझे ये उम्मीद है कि इस साल और भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, यहाँ कुछ नया सुनने को मिलेगा। जिस तरह देश में पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है, हर इंसान की ये जिम्मेदारी होगी कि हम लोग पर्यावरण का देखभाल करें, नहीं तो ये समस्या बहुत बड़ी है। आज आप जब पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में कि आधे घंटे में इतनी सारी बारिश हो गई, दिल्ली का एयरपोर्ट का जो अगला वाला हिस्सा था वो नष्ट हो गया, गुजरात के एयरपोर्ट में यही प्रॉब्लम हुआ। ये स्वाभाविक, ये नेचुरल रेन नहीं है। ये जो रेन जो आप जिसमें बहुत ज़्यादा आप रेन देखते हैं वो रेन नेचुरल नहीं है। ये सब क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जागरूकता अंजनापुर पैदा कर रही है हर इंसान में, हर सिटीजन में, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो मैं ये आप सबको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग पहले से ही इसमें अग्रसर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप इसकी चर्चा करें। और हम जैसे लोग जो आते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में घूमते हैं, हम लोग सब आपके एम्बेसडर हैं, हम लोग आपके राजदूत हैं, जो हम वहाँ पे जाके बताते हैं कि आप लोग किस तरह का काम कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से कोशिश करूँगा कि मैं सीखूं पिछले 1 साल में क्या हुआ है। ये सबसे बड़ा त्यौहार है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा त्यौहार और कुछ है ही नहीं कि हम लोग पेड़ लगाने का जश्न मनाते हैं, हम लोग पेड़ को जिंदा रखने का जश्न मनाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल। इससे बड़ा कोई और त्यौहार नहीं हो सकता, इससे बड़ा गणपति नहीं, इससे बड़ा ईद नहीं, इससे बड़ा क्रिसमस नहीं, यही सबसे बड़ा त्यौहार है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ।
दो चार चीज़ें स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, क्योंकि हमेशा मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, रोजगार से जुड़ा रहा हूं। विप्रो में मैं रिक्रूटमेंट हेड था, कैंपस हायरिंग हेड था, 12,000 बच्चों को हायर करता था। तो मुझे हमेशा लगता है कि अगर कॉलेज के बच्चे दिखते हैं तो उनसे मैं दो चार बातें कह के जाऊं, क्योंकि फिर वापस मौका 1 साल बाद मिलेगा। तो अभी तक समाज में विज्ञान और गणित का बहुत महत्व रहा है। बच्चे को सिखाया जाता है गणित पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, और अमेरिका में उसको स्टेम बोलते हैं। जब मैं बॉस्टन में पढ़ाई कर रहा था, 2003 में MBA कर रहा था, तो जो बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे उन्हें सरकार ज़्यादा सहूलियत दे रही थी। हमें वर्किंग वीज़ा मिलता था क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। फिर अमेरिका को ये समझ में आया कि साइंस और टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं है तो वो लोग स्टेम एजुकेशन पे बहुत फोकस करते थे, साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन। फिर उन्होंने स्टेम में ए ऐड किया। तो स्टेम एजुकेशन मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। ये 4 चीजें हैं स्टेम। थैंक यू। फिर अब वो स्टेम से स्टीम हो गया है, उसमें ए ऐड किया है। व्हाट डू यू थिंक ए इज उसमें? स्टेम था साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ। अब वो स्टेम से स्टीम हो गया है, उसमें ए ऐड किया है इन्होंने। तो व्हाट इज ए? आर्ट, कला। तो आने वाले सालों में, अभी आपने सुना होगा एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना, रोबोट्स के बारे में सुना। आपने सुना कि बहुत सारी चीज़ें जो हम कोडिंग करते थे कंप्यूटर्स की, वो अब एआई कर सकता है। तो अब हम लोग ये कह रहे हैं कि इंजीनियर्स का काम ऑटोमेट हो जाएगा, बहुत सारे काम जो है सो कंप्यूटर खुद ही कर देगा। जो हम लोग करते थे वो अब कंप्यूटर खुद कर देगा। तो अब क्या ऐसी स्किल है, क्या ऐसा स्किल है जो हम बच्चों को सिखाएं जो कि आने वाले समय में आपको सफल होने में मदद करे? कॉलेजेस में गणित और विज्ञान में बहुत फोकस है। आर्ट्स के कॉलेज बंद हो गए। हमें अब ऐसे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करने हैं जिनमें कला हो, जिनमें आर्ट हो। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बारे में आपने सुना होगा। तो हमेशा मैथ्स और साइंस एक तरफ का ब्रेन है और दूसरे तरफ का ब्रेन जो है वो आर्ट और कला इसको डेवलप करता है। अब हमें ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत है जो कि सिर्फ इंजीनियर ना हो, जो इंजीनियर्स इमोशंस को समझे। पहले आईक्यू की बात होती थी, इंटेलिजेंस कोशेंट की बात होती थी, अब इमोशनल कोशेंट की बात होती है। तो ये जरूरी है कि हम इन छोटे बच्चों को कला, इतिहास, साइकोलॉजी, इन सब विषय को पढ़ाएं।
सिर्फ गणित और विज्ञान पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि गणित और विज्ञान का जो काम है वो अब बहुत सारा काम ऑटोमेट हो जाएगा। बहुत सारे काम आपके रोबोट्स करेंगे, लेकिन रोबोट में इमोशंस नहीं होंगे। एक इंसान एक रोबोट से बेहतर कैसे रहेगा? रोबोट आपसे ज्यादा एफिशिएंट होगा, रोबोट आपसे ज्यादा काम कर सकता है, लेकिन एक इंसान रोबोट से बेहतर इसलिए होगा क्योंकि उसमें सहनशीलता है, उसमें संवेदना है, उसमें इमोशंस है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों में, हम अपने स्कूलों में, हम अपने कॉलेजेस में इन सब चीजों की शिक्षा दें और सिर्फ गणित और विज्ञान पर नहीं रुके। ये मेरा पहला सलाह है और मशवरा है। आज हम करीब 90,000 स्कूल के टीचर्स के साथ काम करते हैं, जिला परिषद स्कूल्स के साथ। मैंने पिछले साल इसका जिक्र किया था, लेकिन उस समय हम 90,000 टीचर्स नहीं के साथ काम नहीं कर रहे थे। हम उस समय सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स के साथ काम कर रहे थे। अब हम 90,000 जिला परिषद स्कूल के टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं। हमने एक ऐप बनाया, उस ऐप का नाम है विनोबा शिक्षक ऐप, और उस ऐप के मार्फत, उस ऐप के जरिए हम टीचर्स के साथ काम करते हैं और हम इन टीचर्स की मदद करते हैं ताकि वो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। हम इस ऐप के जरिए उन टीचर्स को प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि सरकारी तंत्र में मोटिवेशन का एक इशू है, मोटिवेट करने के तरीके नहीं हैं। तो अभी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह स्कूलों में जाके, गणित और विज्ञान को छोड़ना नहीं है, उसमें हमें अग्रसर रहना है, लेकिन उसके साथ हमें एक अच्छा इंसान बनाना है। हमें एक ऐसा इंसान बनाना है जो अपने दूसरे इंसान के बारे में सोच सके, जो पर्यावरण के बारे में सोच सके, जो धरती के बारे में सोच सके। और दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी डिफरेंस, जो सबसे बड़ा फर्क है इंसानों में और जानवरों में, वो क्या है? एनी गेस? हम कहते हैं कि हमारा इवोल्यूशन हुआ, हम लोग भी पहले एनिमल्स थे, हम लोग भी उससे एप्स बने, फिर वो डार्विन की पूरी थ्योरी है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है हमारे और जानवरों में? ब्रेन उनके पास भी है, उनका ब्रेन डेवलप, सोच की शक्ति। ठीक कह रहे हैं मैडम, आप बोल रहे थे कुछ? बोलते इतने, लेकिन वो लोग कम्युनिकेट करते हैं। जो सबसे बड़ा फर्क है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज ह्यूमंस कैन ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू वर्क टुगेदर। हम लोग एक समूह में काम करते हैं, हम लोग एक ग्रुप में काम कर सकते हैं। जानवरों को वो बहुत मुश्किल होता है। तो जो ह्यूमन बीइंग्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट वी कैन वर्क टुगेदर। हम में क्षमता है बड़े से बड़े काम करने की एज अ टीम। आज 15,000 पेड़ क्यों लगे? क्योंकि अंजनापुर के गांव ने एक टीम बना के काम किया। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है, एनिमल्स कैन नॉट क्रिएट अ टीम, ह्यूमन बीइंग्स कैन क्रिएट अ टीम। And when you create a team, you can do anything. Any impossible task can be done. सबसे असंभव से असंभव काम किया जा रहा है। अभी हम पालीवाल सर से सुनेंगे, नीलिमा ताई से सुनेंगे। इन लोगों की जो कहानियां हैं वो इम्पॉसिबल स्टोरीज हैं। दोनों ही व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में अद्भुत काम किया है और मुझे बड़ी खुशी है कि वो आज आपके सामने आए हैं और हम उनके अनुभव से सीखेंगे। अनुभव से हम प्रोत्साहित होते हैं। आप में से हर इंसान को ऐसा लगना चाहिए कि अगर नीलिमा ताई ऐसा कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर श्याम सुंदर जी
कि बेटी के गुजर जाने के बाद वो इतने झंझोरे गए, वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने एक अलग ही युद्ध शुरू कर दिया। तो ये आपके लिए उदाहरण है। तो आने वाले आधे एक घंटे में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इन विचारों को सुने और उसको खुद अनुभव करें और उसमें से कुछ ना कुछ लेके जाएं और अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाएं। तो दो चीजें मैं आपको छोड़ के आज जाना चाहता हूं। एक, कला, संगीत, दूसरों के प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति संवेदना, दूसरों के प्रति आपका जो सोचने का तरीका है उसको बेहतर बनाए। और दूसरी चीज, ग्रुप में काम करने की जो तैयारियां हैं वो कीजिए। जब मैं 12,000 लोगों को हायर करता था विप्रो के लिए एक साल में, करीब 2 लाख कॉलेज स्टूडेंट्स को हम इवैल्यूएट करते थे और मुझसे बार बार हर मंच में यही पूछा जाता था, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता था कि आप क्या देखते हैं जब आप बच्चे को नौकरी दे रहे होते हैं, कोई कॉलेज का इंजीनियर है या बीएससी किया हुआ है। तो मैं दो ही चीज देखता था। मैं ये नहीं देखता था कि उसे आज कितना आता है, मैं ये देखता था कि ये सीखने के लिए कितना तैयार है, हाउ विलिंग इज ही टू लर्न। एंड दूसरी चीज ये देखता था कि ये लड़का या लड़की एक ग्रुप में काम कर सकता है क्या। आज के जो परिवार होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, एक बच्चा एक परिवार में रहता है, माँ बाप दादा दादी सबका फोकस एक बच्चे पे रहता है। ग्रुप में काम करने की आदत, जब आप ग्रुप में काम करते हैं तो आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो ये सब जीने का एक तरीका है, उसे सीखिए। ये दो चीज कहना चाहूंगा। फिर से आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर डूइंग दिस वंडरफुल जॉब। कीप डूइंग इट and I am sure we will keep coming. Thank you very much for having me here. यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब सुनना चाहते हैं नीलिमा ताई से और श्याम सुंदर जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।